नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज फिर बात होगी पश्चिम बंगाल की सियासी घमासान की। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी समेत तमाम दल धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सियासी पारा और चढ़ गया है। इसी बीच टीएमसी और बीजेपी के बीच वार पलटवार भी खूब हो रहा है। घायल होने के बाद चुनाव प्रचार में उतरी ममता बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही हैं। झारग्राम की रैली में ममता ने मोदी सरकार पर कोरोना वैक्सीन नहीं देने का आरोप लगाया। उससे पहले एक चुनावी रैली में ममता ने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया था और चुनाव आयोग को बीजेपी का राजनीतिक हथियार बताया था। ममता ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर उनके सुरक्षा अधिकारी को हटाया गया। चुनाव आयोग ने ममता के आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर एफिडेविट में अपराधों की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से शिकायत की। स्वप्न दास पर भी दोनों दलों के बीच रार बढ़ी थी। इस बीच बीजेपी में टिकटों के ऐलान के बाद बगावत भी शुरू हो गई। दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट देने से हुगली में कार्यकर्ता नाराज हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजर आ रही है, वैसे वैसे शहमात का खेल तेज होता जा रहा है। सवाल यही है कि सियासी घमासान में बाजी कौन मारेगा? क्या चुनाव आयोग पर ममता के आरोप जायज हैं? क्या चुनाव आयोग बीजेपी का राजनीतिक हथियार बन गया है? क्या ममता ने नामांकन में जानकारी छुपाई? अगर ऐसा है तो फिर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा? सवाल यह भी है कि क्या बागी बीजेपी के मिशन 200 में बड़ी बाधा तो नहीं बन जाएंगे? विश्लेषण करेंगे आज, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान, टीएमसी और बीजेपी में वार पलटवार। सियासी जंग में चुनाव आयोग पर भी सवाल। चुनावी जंग में किसका होगा बेड़ा पार? पश्चिम बंगाल में वार पलटवार का खेल लगातार जारी है। घायल होने के बाद ममता बनर्जी और भी आक्रामक हो गई हैं। एक तरफ कोरोना पर जब पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे, उसी वक्त ममता ने झारग्राम की रैली में मोदी सरकार पर वैक्सीन नहीं देने का आरोप लगाया। ममता की आक्रामकता का पता इस बात से भी चलता है कि उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने पूछा था, क्या आयोग बीजेपी का राजनीतिक हथियार बनकर रह गया है? क्या अमित शाह निर्वाचन आयोग को चला रहे हैं? चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कहां गई? सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को अमित शाह के निर्देश पर हटाया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने ममता के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं। इसके बावजूद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार चुनाव आयोग की छवि पर सवाल खड़े कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग ने अपने फैसलों को सही बताया। वहीं टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल खड़े किए। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने एफिडेविट में अपने ऊपर दर्ज 6 मामलों की जानकारी नहीं दी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। स्वप्न दास गुप्ता को विधानसभा का टिकट देने पर बीजेपी और टीएमसी के बीच रार बढ़ गई थी। टीएमसी के तेवर के बाद स्वप्न दास को राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा था। उधर 200 सीटें जीतने का दावा कर रही बीजेपी में भी बगावत की सुर तेज हो गई है। बाहर से आए लोगों को टिकट देने से नाराजगी बढ़ गई है। हुगली में बीजेपी नेताओं में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ गया है। पार्टी के अंदर नए बनाम पुराने और जमीनी बनाम हवाई की जंग छिड़ गई है। श्रीरामपुर, चापदानी, चंदन नगर और सप्तग्राम में विरोध तेज हो गया है। घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध। प्रदेश बीजेपी कमेटी के सदस्य भास्कर भट्टाचार्य ने दिया इस्तीफा। बीजेपी अभी तक 1 दर्जन दल बदलुओं को टिकट दे चुकी है। इनमें टीएमसी, सीपीएम और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से आए नेता शामिल हैं। बगावत पर बीजेपी का दावा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाहिर है, एक तरफ टीएमसी और बीजेपी के बीच वार पलटवार हो रही है, तो वहीं पार्टियां अंदरूनी कलह से भी जूझ रही है। बहरहाल देखना होगा कि शहमात के इस खेल में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये घोषणा पत्र मां माटी मानुष के लिए है। मुख्यमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 100 दिनों के काम में बंगाल देश में नंबर 1 है। टीएमसी सरकार ने जो काम किया उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की। 47 लाख परिवार को नल का पानी पहुंचाया गया।
राज्य में 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। घोषणा पत्र में गरीब SC/ST को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे, 1 साल में 5 लाख जॉब के अवसर तैयार करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी योजनाओं को जारी रखेंगे। हर साल 4 महीने द्वारे सरकार योजना चलती रहेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य के हर परिवार की न्यूनतम कमाई को सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में राज्य में लोगों की कमाई दोगुनी हुई है। इसके अलावा घोषणा पत्र में कहा गया कि बंगाल आवास योजना में 25 लाख घर बनाने के लिए मदद की जाएगी। पहाड़ी इलाकों में विकास के काम बढ़ाने के लिए पहाड़ विकास बोर्ड बनाया जाएगा। बंगाल आवास योजना में 25 लाख घर बनाने के लिए मदद की जाएगी। तो घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। कई योजनाएं इसमें घोषित की गई हैं ममता बनर्जी की तरफ से, और एक तरीके का ब्लूप्रिंट अपनी सरकार का आज लोगों के बीच ममता बनर्जी ने रख दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो फिर वो क्या क्या करने जा रही हैं प्रदेशवासियों के लिए। तो घोषणा पत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यह घोषणा पत्र मां, माटी और मानुष के लिए है। मुख्यमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही थी और उन्होंने कहा कि 100 दिनों के काम में बंगाल देश में नंबर 1 है। टीएमसी सरकार ने जो काम किया है उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की है। 47 लाख परिवार को नल का पानी पहुंचाया गया। राज्य में 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। घोषणा पत्र में गरीब SC/ST को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा किया गया। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे। तो आज बंगाल के सियासी घमासान को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों को खास पैनल जुड़ रहा है। तारुफ मैं आपका करा दूं, मेरे साथ डॉक्टर आशीष सरकार जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ डॉक्टर दयाशंकर सिंह जुड़ रहे हैं TMC से। मेरे साथ डॉक्टर कृपाशंकर चौबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह CPIM से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर आशीष सरकार, आप ही के पास आऊंगा। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है गृह मंत्री पे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री देश चलाएंगे या फिर ये तय करेंगे कि कौन सी एजेंसी किसके पीछे काम करेगी। ये तो बड़ा आरोप लगा दिया TMC ने। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सर। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं अब ठीक से? हाँ, आवाज सुन पा रहा हूं लेकिन कम आई। आप मेरा सवाल सुन पाए हैं सर? सवाल दोबारा से बोल दीजिए। अच्छा सर, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि असल में ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि गृह मंत्री देश चलाएंगे या कि फिर ये एजेंसी चलाएंगे कि कौन सी एजेंसी किसके पीछे लगाई जानी है इस चुनाव के दौरान। ये बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर, खासकर गृह मंत्री पर। देखिए, ममता जी कब किस पे क्या आरोप लगा दें। घनश्याम जी, अभी आपका ये लाइव चैनल चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कार्यक्रम खत्म होते हो तो आप पर ही आरोप लगा दें। उनके के जो भी स्वार्थ है वो जहां पर भी अटकता है वो आरोप लगा देती हैं। इसमें गृह मंत्रालय के ऊपर या गृह मंत्रालय का क्या लेना देना है। पूरे बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। 167 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इस राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में ममता बनर्जी की पूरी पार्टी टूटकर छिन्न भिन्न हो गई है। उसके स्वयं जितने भी मंत्री हैं वहां, यहां तक कि उनके MP जो राज्यसभा और लोकसभा में है वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। इसके बाद वो इस तरह का आरोप लगाती हैं। इसमें गृह मंत्रालय का क्या लेना देना है ये समझ में नहीं आता मुझे। इस समय पूरा का पूरा बंगाल जल रहा है। कहीं पर भी कहीं कानून व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। पुलिस सरकार की बिल्कुल जड़ खरीद गुलामों की तरह व्यवहार कर रही है। प्रशासन आम जनता के ऊपर कहर ढा रहा है। और जब हमारा जो चुनाव आयोग है, विश्व का सबसे विश्वसनीय स्वतंत्र चुनाव आयोग है, अगर चुनाव आयोग कोई तो वो गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा देती है। इसलिए स्वयं ममता बनर्जी इस समय मानसिक रूप से अस्थिर हो गई हैं। वो नाटक करती हैं। पहले उन्होंने नाटक किया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका पैर तोड़ दिया।
जब वो वीडियो टेलीविजन के ऊपर दिखाया गया, उससे ही पता चला कि पैर वो भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं था, जेड प्लस जाती हैं। और ऐसे समय में उन्होंने पैर बाहर रखा हुआ था और दरवाजे का एक लोहे के डंडे से टकरा गया, कार का और दरवाजे से टकराने से उनके पैर में चोट आ गई। अब वो नाटक कर रही हैं, कभी प्लास्टर लगा लेती हैं, कभी वो अस्पताल में जाके टांग लटका के सो जाती हैं, कभी पट्टी बनी हुई दिखाई देती है। आखिर इन नाटकों का कब अंत होगा? 10 साल से बंगाल की जनता तृणमूल के आतंक से, तृणमूल के जो मिस गवर्नेंस से परेशान हो चुकी है। और जनता ही नहीं, पूरा डॉक्टर पूरा आशीष, बंगाल डॉक्टर इस तरह आशीष, सुलग रहा है। ये आपकी बातें अपनी तक ठीक हो सकती है, लेकिन वो मैकेनिज्म मेरे दर्शकों को और मुझे समझाइए कि आप 3 सीटों से 200 का आंकड़ा पार कर लेंगे। वो मैजिक स्टिक कौन से हाथ आपके लगी है सर, जिसके जरिए इस तरह का दावा किया जा रहा है? ममता को तो कोसते रहिए, शायद फायदा भी हो जाए आपको, लेकिन 3 से 200 का आंकड़ा, इसका मैकेनिज्म भी समझाना होगा लोगों को। मैं मैकेनिज्म समझाता हूं। 77 के अंदर आपको याद होगा, सारी राजनीतिक पार्टियां जेल में थी। जब 77 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, राजनीतिक पार्टियां आई, नई पार्टी जनता पार्टी थी। जनता पार्टी में 0 एमपी थे और उसके बाद में 2/3 मेजोरिटी से जनता पार्टी ने दिल्ली की सरकार पर कब्जा किया। इस समय अगर 19 के चुनाव को देखें तो 19 के चुनाव में हमने 125 विधानसभा के चुनाव, 18 लोकसभा के चुनाव में जितने बढ़त हासिल करी है वो 125 सीटें होती हैं। 2 तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन 16 के चुनाव की बात कर रहे हैं। लेकिन 19 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इसी लोकसभा में हमने 18 सीटें जीती। 125 उसका मूल्यांकन होता है, विधानसभा सीटें जीते। हम 125 से 225 पर पहुंच जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। डॉक्टर आशीष, आप ये भी जानते हैं सर, दिल्ली चुनाव से पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो आपने सारी सीटें दिल्ली में लोकसभा की जीत ली, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आपका हश्र क्या हुआ आप जानते हैं? वहां पिट गए आप बुरी तरीके से। तो ये फॉर्मूला यहां लागू क्यों नहीं होगा सर? विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क करना सीखिए। लोगों को मुख्यमंत्री चाहिए सर, प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल फर्क कर रहा हूं, लेकिन दिल्ली के चुनाव, बंगाल के चुनाव, बिहार के चुनाव, गुजरात के चुनाव, इनका कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। हर जगह समस्याएं अलग होती हैं। अपनी बारी में आप जनता पार्टी का पाठ मुझे समझा दें, जनता पार्टी का इतिहास समझा दें, और अपनी बारी में आप दिल्ली चुनाव को ना माने, ये अजीब बात है सर। दोनों चीजें आप तय कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा हूं डॉक्टर दयाशंकर मेरे साथ हैं सर, आ रहा हूं, अब बहुत समय दे दिया सर। डॉक्टर दयाशंकर मेरे साथ हैं। डॉक्टर दयाशंकर, असल में बीजेपी जिस अंदाज से हावी हो रही है बंगाल में, उसको देखकर लगता है कि टीएमसी को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, या टीएमसी जैसा अभी तक राज करती आ रही थी वो उतना आसान नहीं होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि जैसा डॉक्टर सरकार बता रहे हैं, अनाप शनाप चीजें ये तो कुछ समझ में आने वाली नहीं है। अगर इनके पास कोई जादुई मशीन है तभी चमत्कार हो सकते हैं। रही बात अगर जनमत की बात, तो इनके पास तो ऐसी ऐसी कला विद्या है कि ये लोग जहाँ 0 सीट भी पाते हैं, 1 भी सीट पाते हैं, तो तोड़ मरोड़ की राजनीति खरीद दुनिया और पूरे भारत विश्व में मशहूर है। वही लोगों की बात है, लेकिन ये बंगाल है और इनको ये नहीं पता कि यहाँ जनमानस अपने नेता के लिए स्वयं प्रचार करता है। और ये विगत चुनाव में किस तरह से टीएमसी को बंगाल की जनता ग्रोथ देती है। 11 के चुनाव में देखिए कितने सीट थे, 16 में बढ़कर 211 सीटें हो गई, और 21 से लगभग 221 सीट प्लस हो जाएंगी। और ऐसा ना हो कि इनका दिल्ली का हश्र हो डॉक्टर सरकार साहब का। और इस तरह से बताना, तो देखिए ये लोगों को बता रहे हैं कि लोग टीएमसी को छोड़े हैं, तो इनको अवगत करा देना चाहिए। देखिए कि 27 सर, चुनाव है, चुनाव में सभी लोग दावे करते हैं। आज आपने मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें आपने बताया, ये दावा किया कि देखिए साहब, पिछले कुछ सालों में हमने राज्य के लोगों की कमाई दोगुनी कर दी। सर, ये कितना फैक्ट है इसमें? पिछले कुछ सालों में आपके राज्य में लोगों की कमाई दोगुनी हुई है? जी जी, एकदम हुई है। कैसे हुई है सर? आप ग्राउंड पे नहीं जाते, इसका मतलब? नहीं, देखिए जिस हिसाब से देखिए एमएसएमई की रिपोर्ट रही, आप उसको आप देखेंगे तो एमएसएमई की रिपोर्ट बताती है कि कितना लॉकडाउन, नोटबंदी,
के बाद देश की स्थिति क्या होनी चाहिए, जो जीडीपी देश की माइनस में चली गई, उसके बाद और तुलना किया जाए तो इससे काफी बेटर जो रही बंगाल की स्थिति रही इस लॉकडाउन के दौरान, नोटबंदी के दौरान। और एमएसएमई की रिपोर्ट देखी जाए तो कंपनी, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, कौन सा बड़ा निवेश लेके आए आप? कौन सा बड़ा निवेश राज्य में लाई है ममता सरकार, बताइए मुझको। देखिए, ये देखिए, हम ये अपना आंकड़ा नहीं है, ये एमएसएमई तो बता दीजिए ना सर, ये मुझे बताइए, आप मेरे दर्शकों को बताइए और तमाम बंगाल के लोग जो आपको देख रहे हैं उनको बताइए कि कौन सा बड़ा निवेश आप लेके आए राज्य में। ये अपनी रिपोर्ट नहीं है, या तो आप एमएसएमई की रिपोर्ट को क्या आप नहीं मानते हैं, या तो बता दीजिए ना सर, मुझे बता दीजिए, आपको तो बैठाया है ना मैंने, इसीलिए आप मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा बड़ा निवेश आप राज्य में लेके आए। देखिए, लगभग 10 सालों में नहीं पता सर, गोल गोल बातें। 93 लाख। देखिए, लोगों को रोजगार दिया गया है, स्वास्थ्य की सेवा में किसानों को, महिलाओं को, सबके लिए, दलितों को, पिछड़ों को, सबको काम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को झुठला आप नहीं सकते हैं ना। ठीक है, तो यानी आप उस रिपोर्ट पे भरोसा करते हैं और आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, आप टीएमसी को यहाँ प्रेजेंट करने आए हैं और आपको ये नहीं पता कि टीएमसी ने कौन से बड़े निवेश किए हैं। बहुत अजीब लगता है सर। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ हैं सीपीआईएम से। अली शाह साहब, मुझे लगता है हालात आपके दुरुस्त होंगे और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। सर, कहाँ पाते हैं खुद को इसमें? ये जंग तो सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी दिखाई देती है, आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ है? वही तो पॉइंट है, क्योंकि जो बीजेपी और टीएमसी है दोनों आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में मसरूफ है। बिल्कुल इनका फोकस पार्टियों का एक को नीचे दिखाने में लगाया है, नहीं अपने आप को ऊंचा दिखा। इसी बात का फायदा हमको हो रहा है। जो सत्ता मोर्चा है, लेफ्ट, सबके जो अभी है, बता रहा हूँ मैं, जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट है, लेफ्ट है, इसका फायदा हमको हो रहा है। अच्छा, अब ममता बनर्जी को आप देख लीजिए, जो अभी किसी करती है, नाटक पता नहीं, नाटक पता नहीं, वो तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो व्हील चेयर में कैंपेन करके जा सकती है। जी हाँ, जब कोई प्रधानमंत्री मीटिंग आप पे नहीं जा सकती, बात ही ना जाए। एक मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी थे तो टीएमसी से बीजेपी जा रहे थे, और कि बीजेपी में जितनी भी रैली हुई, चाहे होम साहब की हुई, प्रधानमंत्री की हुई, सब तकरीबन खाली गई, लोग जमा नहीं हुए। कहाँ गए हैं? वहां का रिएक्शन देखिए। आपने जो बोला कि बीजेपी की वजह से मैं नहीं मानता। अब बीजेपी की वहां पे सिचुएशन बहुत नाजुक है, ये कोई नेता वापस अभी मेजर मोहम्मद अली शाह, अगर ये फायदा आपको पहुंच रहा है तो ये वो लोग फायदा क्यों नहीं समझ पा रहे जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार बना के बैठे हैं? शिवसेना और एनसीपी ने टीएमसी को सपोर्ट कर दिया, उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पे यकीन नहीं किया। ऐसा क्यों? ये फायदा उनको समझ क्यों नहीं आया? देखिए, बीजेपी जो है वो चाह रही थी इसी तरह दबाव डाल के सौरभ गांधी ले आए और गांगुली को हर टाइम भी वो। मेरी बात का जवाब दीजिए, वो लोग जो महाराष्ट्र में सरकार में साथ बैठे हैं, वो बंगाल में आके आप पे विश्वास क्यों नहीं करते? वो कांग्रेस पे विश्वास क्यों नहीं करते? बंगाल के लोग है ना, वो बिल्कुल वो बुद्धिजीवी है, समझदार लोग हैं। ये भेदभाव की कम्युनल क्या समझा रहे हैं आप मुझको? बंगाल के लोग बुद्धिजीवी है, महाराष्ट्र के लोग बुद्धिजीवी नहीं है, ये कह रहे हैं आप मुझको? नहीं, मैंने बोला क्या? मैंने बोला कि महाराष्ट्र में बुद्धिजीवी नहीं है, मैं तो नहीं बोला, वो आपने बोला। ऐसे गलत बात है, ऐसा नहीं करते। चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं और कई चरणों में होने वाला बंगाल का चुनाव आखिर किस तरह की इबारत लिखने को तैयार है, ये जानने की कोशिश सभी खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए। मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर आशीष सरकार हैं। डॉक्टर आशीष, असल में ममता बनर्जी ये भी कहती है कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है, वो इशारों में काम कर रहा है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी का राजनीतिक हथियार हो गया है। देखिए, दुख की बात यह है कि ममता जी को लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर, लोकतांत्रिक खंभों के ऊपर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि बंगाल के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर भारत के चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न उठाकर स्वयं ममता बनर्जी अपने आप कटघरे में खड़ी हो गई हैं। केंद्र सरकार पिछले अम्फान था करोड़ों रुपए की इमदाद
पश्चिम बंगाल को भेजा, उस पैसे का क्या हुआ? वहां पे गरीबों के पास में न भोजन पहुंचा, न तिरपाल पहुंचा, न बाढ़ से बचने का कोई उपाय पहुंचा। अभी जब ये कोविड आया था और कोविड के बंद के दौरान केंद्र सरकार ने जो चावल भेजा था, बॉर्डर पे पहुंचते ही वो चावल कंपनियों में वो चावल उतार लिए गए और दोयम दर्जे के घटिया सड़े हुए चावलों के पैकेट उनमें भर दिए गए और वो फिर बोरे विभिन्न दुकानों के माध्यम से वितरित किए गए। बंगाल की जनता समझ चुकी है, भ्रष्टाचार से बिल्कुल ऊपर से नीचे तक इसमें जंग लग चुकी है। बिल्कुल बंगाल की जनता को चावल मिले या ना मिले ये तो बात समझ में आती है सर, लेकिन अगर उनको वैक्सीन नहीं दी जाएगी जिसका आरोप ममता बनर्जी लगा रही है तो ये शायद आपके लिए मुश्किल भरा हो जाएगा। अगर वो बात समझ गए कि आप वैक्सीन नहीं दे रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बताइए कि केवल विपक्ष की सरकार क्या केवल बंगाल के अंदर है? इस देश के अंदर कई दर्जन भर विपक्ष की सरकारें हैं। किसी सरकार को ये नहीं कहा जा रहा है, किसी सरकार ने ये नहीं कहा है कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। नहीं, किसी ने नहीं कहा। अगर ममता ने कहा तो उनको नकार नहीं सकते ना सर। किसी ने नहीं कहा और ममता ने कहा तो नकार नहीं सकते। बताएं उनको कितनी वैक्सीन चाहिए। मैं चुनौती दे रहा हूं आपके टेलीविजन चैनल से, माननीय चैनल के माध्यम से ममता जी को चुनौती दे रहा हूं, वो स्पष्ट बताएं कि उनको कितने वॉयल चाहिए। 1 घंटे के अंदर फ्लाइट से हम पहुंचा देंगे। अम्फान आया था, आपको याद होगा। अम्फान आने के दूसरे ही दिन स्वयं मोदी जी वहां पे पहुंचे थे। एयरपोर्ट में ममता जी को अपने साथ में बैठाकर अम्फान क्षेत्रों का दौरा किया। एयरपोर्ट पे खड़े होकर 100 करोड़ की इमदाद तुरंत दी गई थी। इस तरह के घटिया और बेमानी अगर आरोप लगाते हैं तो अब मुझे शर्म आती है उनको मुख्यमंत्री कहते हुए। और मेरे प्रदेश की मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करती हैं, पूरे बंगाल का सर नीचा करती हैं। स्वयं ये झूठी हैं और मक्कार लोगों की पार्टी की एक नेता हैं। मुझे कष्ट हो रहा है कि उनको मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन भारतीय राजनीति के अंदर इतनी नीच तरह की हरकतें आप विश्वास नहीं करेंगे। हमारा कार्यकर्ता डॉक्टर आशीष सरकार, एक महिला मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, सुनिए डॉक्टर सरकार, एक महिला मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं ये उचित है? महिला मुख्यमंत्री का और वो जब आप मेरी बात का जवाब दीजिए डॉक्टर सरकार, क्या महिला मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो ठीक है? आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? मैंने कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आपको ठीक लगता है ये पार्लियामेंटरी वर्ड्स हैं? इस्तेमाल नहीं किया। जो वहां की जनता कहती है वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे जा चुकी है वहां। आप यहाँ जनता के तौर पे बैठे हैं सर, आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सर। बीजेपी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, बीजेपी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती है जी। पार्टी चार चरित्र चेहरे की बात करती है सर, पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती है। आप में क्या फर्क रह गया? अगर ममता बनर्जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है और आप भी करने लगे तो क्या फर्क रहा? झूठे को झूठा ना कहें क्या? उनकी आरती उतारें क्या? ठीक है, इसका जवाब डॉक्टर दयाशंकर सिंह देंगे। डॉक्टर दयाशंकर, असल में क्या चुनाव के आते आते भाषा की, शब्दों की और किसी भी मर्यादा को लांघने की होड़ सी है क्या? ममता जी कहेंगी, यहां से ये कुछ कहेंगे, सर कहीं कोई थिन लाइन तो मेंटेन की जाएगी कि नहीं की जाएगी? ऐसा है कि देखिए, इन लोगों से उम्मीद भी और कुछ नहीं किया जा सकता है। ये लोग जुमलाबाज लोग हैं। इनका प्रदेश अध्यक्ष जो है माँ दुर्गा का जब अपमान कर सकते हैं तो आम महिलाओं के साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे, इनसे कुछ आशा नहीं की जा सकती है। जब माँ दुर्गा का अपमान ये लोग कर सकते हैं, ये भी आप ही ने फैलाया है। इस बात का सबूत क्या है सर कि माँ दुर्गा का अपमान किया बीजेपी ने? क्यों फैलाते हैं ऐसी बातें सर आप? प्रदेश अध्यक्ष इनके बोलते हैं, चैनल के माध्यम पे बोले हैं कि दुर्गा कहाँ से आ जाती है। सर देखिए, राजनीति में तोड़ मरोड़ की चीजें एक लिमिट तक पेश करिए। घोष जी बोलते हैं कि ये दुर्गा कहाँ से आ जाती है, ये क्या शब्द है? एंकर अगला पूछता है कि ये बताइए कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है कि महल? तो ये बताते हैं महल बन रहा है। और इतने पे ही नहीं रुकते आगे, तो ये इतना तक कह देते हैं कि अमिताभ बच्चन की भी पूजा होती है और प्रभु श्री राम का ये तुलना अमिताभ बच्चन। अब मुझे ये समझा दीजिए, बीजेपी को कोसने के अलावा आपके पास क्या है सर?
आप अगर बात करते हैं मैनिफेस्टो में कि बंगाल आवास योजना में 25 लाख घर बनाने के लिए मदद की जाएगी, तो कैसे की जाएगी? राज्य की वित्तीय स्थिति के हिसाब से करेंगे ना सर? क्या वित्तीय स्थिति इस बात को अलाउ करती है कि आप 25 लाख घर बनाने के लिए तैयार हैं प्रदेश में? एकदम। देखिए, पिछले समय में काफी घर बनाए जा चुके हैं। 10 साल की जो सरकार रही, ऐसा नहीं है। बिजली 30% बिजली कनेक्शन में ग्रोथ हुआ है। सड़क आप देखिए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। किसान साथी का कार्य किया जाता रहा है। चावल दिया जाता है वहाँ के लोगों को 2 रुपया प्रति केजी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ के लिए लगभग 5 लाख रुपए की दवा दी जाती है परिवार को, और किसानों के लिए पहले से कार्य किया जाता है। इसी प्रकार तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें केंद्र सरकार चला रही है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि है जिसको आप देने नहीं देते, जिसका 10,000 करोड़ रुपया आपने किसानों को देने नहीं दिया। आयुष्मान जैसी योजना केंद्र सरकार चला रही है जिसमें 5 लाख तक का इलाज मिलता है। आपको कोई क्यों चुनेगा सर? ये तो पहले से चल रहा है केंद्र में। अपनी देखिए, इससे बीजेपी सरकार 2014 में आई है। टीएमसी 2011 से अनवरत काम कर रही है। स्वास्थ्य साथी अपनी योजना है। किसानों के लिए योजना जो प्रति एकड़ जमीन पे 5,000 रुपया उनको दिया जाता है, और डेथ क्लेम के लिए 18 से जो 60 साल के किसान होते हैं 2 लाख रुपया ऑलरेडी दिया जाता है। 2014 के पहले से ये योजनाएं चल रही है किसान साथी के अंतर्गत। और स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत 5 लाख की योजना परिवार के लोगों को दी जाती है। इनसे बेहतर योजनाएं पहले से चलाई जा रही हैं, तो और लाभ अनवरत मिल रहा है। तो इनकी योजनाओं को कैसे हम लोग लागू करेंगे? इन योजनाओं का लाभ गिनाने से पहले जो कटमनी को लेके लोग परेशान है ना सर, उनसे भी बात कर लेते तो जवाब मिल जाता। कटमनी का खेल कितना बड़ा है आपके यहाँ? देखिए, ये सत्य तो हम लोग जानते नहीं कि कट मनी और क्या मनी क्या होता है। अच्छा, लेकिन ये देख लीजिए कि ये ऐसे लोग हैं कि सरकार तो एक एक दिन के लिए महाराष्ट्र में बनाते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, और एक दिन के लिए सरकार बनाते हैं। वो व्यक्ति आता है, सरकार बनाता है, मुकदमे वापस होता है, वापस चला जाता है। अब अगला देखिए, हरियाणा का मामला रहा। पार्टी को समर्थन दिया जाता है और बेल मिल जाती है। तो बहुत से मुझे ये समझाइए दयाशंकर जी, आप अगली बार सरकार में क्यों आए? लोगों को ये बता के कि बीजेपी में इतनी खामियां हैं इसलिए मत चुनिए, या फिर आपने 10 साल में जो काम किया है उसके बूते आप आए? तय करेंगे ना सर, किस चीज पे आएंगे आप? मुद्दे क्या हैं? अपने मुद्दे अनवरत जो है 2011 से जिस प्रकार टीएमसी कार्य करती चली आ रही है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार में, किसान के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, दलित पिछड़ों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, तो ये अनवरत उसमें, और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग सभी को साथ लेके चलेंगे। मामाची मानुष के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। किसी में विभेद करने का कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे साथ दीपक रस्तोगी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। दीपक जी, असल में बंगाल की सियासत को लेकर आपका आकलन क्या है? क्योंकि आज तो मैनिफेस्टो भी जारी हो गया है। इस जंग को आप कहां जाते हुए देखते हैं सर? देखिए, बंगाल की सियासत में इस बार पहली दफा ऐसा हुआ है कि जातिगत आधार पर पूरा डिवीजन दिख रहा है। इसके पहले बंगाल में ऐसा कभी नहीं हुआ। बंगाल में लोग कामकाज के आधार पर या पार्टियों के समर्थन को लेकर के बाइफर्केशन जरूर दिखता था, जिसको हम लोग कहते थे कि बंगाल की राजनीति 2 ध्रुवीय है, एक इस दल का है तो उसके प्रतिपक्ष में जो दूसरा दल है। लेकिन इस बार जो जातियों के बीच में समीकरण सारी पार्टियों ने जो लगाना शुरू किया है, तृणमूल कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, ठीक है, ये जनहित की बातें तृणमूल कांग्रेस ने की हैं, लेकिन अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें SC/ST वर्ग को भी उस तरह से ध्यान रखा गया है, युवा वर्ग को भी ध्यान रखा गया, महिला वोटरों को भी ध्यान रखा गया। तो ये जो बाइफर्केशन वाला मामला है, इसने आगे चल करके फंड कैसे जुटाएंगे और कैसे इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर क्या करेंगे, क्या विवाद नहीं होंगे। अतीत में हम देखेंगे अम्फान तूफान को लेकर की राहत को बांटने को लेकर के जिस तरह से विवाद हुआ, उस विवाद पर तृणमूल कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने के बाद जवाब नहीं दे पा रही है। वो भाजपा के लिए एक हथियार है। यह बात अलग है कि भाजपा का जो अपनी पार्टी के अंदर जो मार कुटाई मची हुई है, उसके हिसाब से तृणमूल कांग्रेस को तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो सवाल है वो सवाल तो अपनी जगह है ही।
तो सब ये है कि आपने अनाउंस तो कर दिया कि तमाम लोक लुभावन बातें आपने अनाउंस कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर क्या 100% आप लागू करेंगे? हालांकि ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि पिछले 10 साल में हमने 110% काम किया है। वो उन्होंने जो काम किया है, तो रोजगार का मुद्दा फिर क्यों खड़ा हुआ? ये एक यक्ष प्रश्न है कि बंगाल के लोग बाहर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। बंगाल में जो है एक ठीक ठाक अगर कोई पढ़ाई कर लेता है तो उसको रोजगार की समस्या है, या फिर उसको उसके डिग्री लायक काम नहीं मिल रहा। ये सवाल तो है ही। इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में खोजना ही पड़ेगा, जो भी सत्ता में आए। सर, हम अगर बंगाल की बात करते हैं तो पहले जहन में बीजेपी और टीएमसी आती है। हालांकि कांग्रेस और वाम दलों का कहना है कि वो भी स्ट्रांग प्लेयर है। सर, आपके विश्लेषण में असल में कांग्रेस और लेफ्ट की स्थिति क्या है सर? वो दिखाई देती है क्या इस रेस में? कांग्रेस और लेफ्ट की स्थिति थोड़ा सा उन्होंने अपनी स्थिति को सुधार किया है, लेकिन अब यहाँ विडंबना ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों की डिपेंडेंसी जो है नवगठित पार्टी है इंडियन सेक्युलर फ्रंट, उसके ऊपर, उसके समीकरण के ऊपर दोनों निर्भर हो गई हैं। दोनों के कार्यकर्ता अभी तक, वाम मोर्चा के तो कार्यकर्ता दिख रहे हैं मैदान में, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी सीटों पर बहुत कम दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि बहुत वो उत्साही होकर के चुनाव मैदान में नहीं लड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो समीकरण बन रहे हैं आइए इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ आने से, उससे हम कुछ वोट गेन कर लेंगे। ये एक खतरनाक संकेत है कि ये इन दोनों पार्टियों ने जो अपने रिवाइवल की योजना बनाई थी, उसके लिए अगर जमीनी स्तर पर ये मेहनत नहीं करेंगे तो उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो मेजर मोहम्मद अली शाह, वामदल तो फिर भी कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं दिखाई देती। तो आईएसएफ एकमात्र जरिया है जिसके जरिए आप सोच रहे हैं चुनावी नैया पार हो जाएगी, या मान के बैठे कि आपको तो थर्ड ही आना है? देखिए, सोहन लाल द्विवेदी की कविता है जो कि हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से मशहूर हो गई सोशल मीडिया पे। वो है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। अब आप देखिए, मैं आपको तो कॉमन सेंस देख लीजिए आप, जो बीजेपी और टीएमसी है वो किसी तरफ से चल रही है आपस में, और इन दोनों का मुद्दा एक है, क्योंकि जय श्री राम बोल रहे हैं, जय बांग्ला बोल रहे हैं, नारे लगाए थोड़ा कुछ हो जाता है, नहीं काम करने से होता है। किसका मुद्दा है? जो प्रोग्रेस पे है, डेवलपमेंट पे है, हेल्थ केयर पे है, एम्प्लॉयमेंट पे है, एजुकेशन पे है, जो प्रगति पे है, जो आगे रखे, वो संयुक्ता मुद्दा है, वो है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास मुद्दे हैं और हम भी इस जंग में दिखाई देते हैं। आप कनेक्ट नहीं है मेरे साथ, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। मेरे साथ डॉक्टर आशीष सरकार भी। डॉक्टर आशीष, जिसका जिक्र अभी वरिष्ठ पत्रकार दीपक रस्तोगी भी कर रहे थे कि सर आप टीएमसी को तो साथ देने की बात करते हैं, लेकिन आपके घर में ही अब तो सरफुटव्वल हो गया है। अब कैसे लोगों को मनाएंगे कैसे? क्योंकि नए पुराने हवाई बनाम जमीनी कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं। सर, कैसे कन्विंस किया जाएगा? आप ही के लोग को भी पत्थर मारने लगे हैं असल में। घनश्याम जी, आपने कभी किसी मॉल के अंदर सेल देखा है? जब सेल होती है तो ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। इस समय हमारी पार्टी बिल्कुल निश्चित तौर पे 250 सीटें लाने वाली है। इसलिए टिकट मांगने वालों की संख्या सैकड़ों में हो गई है। एक विधानसभा के अंदर 100 लोग टिकट के सेल में बिकने वाली चीज की क्वालिटी भी क्या होती है आप जानते हैं ना सर? तो इसी क्वालिटी के साथ आएंगे क्या प्रदेश में? मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप सेल की बात कर रहे हैं। जब आप सेल की बात करेंगे, अपने को सेल करने वाला बताएंगे, तो सर मैं क्वालिटी पे आऊंगा। अगर आप बताएंगे कि हम सेल कर रहे हैं तो फिर मुझे क्वालिटी भी बताइए अपनी, तो किसी को भी भर लेंगे क्या? मैं जो आपको जो निवेदन कर रहा था कि इस समय हमारे विधानसभा में तृणमूल से आए हुए लोग भी चाह रहे हैं, हमारे पुराने कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं, वाम दलों से आए हुए लोग भी टिकट चाह रहे हैं, कांग्रेस से आए हुए भी टिकट चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक है मारधाड़ लगेगी, लेकिन ये मारधाड़ हर चुनाव में होती है। मैं 42 साल से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। जब पार्टी बढ़ती है, जब पार्टी सत्ता में आने को होती है, तो इस तरह का असंतोष, मारधाड़, भागदौड़ रहती है। 2 दिन 5 दिन के बाद जैसे ही हमारे पूरे लिस्टें डिक्लेयर हो जाएंगी, सभी कार्यकर्ता कमर बांधकर कार्य करेंगे। और ये मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। भारत की जनता के लिए
अहर्निश कार्य करने वाली पार्टी और उसके कार्यकर्ता पूरे अनुशासन के साथ में बंगाल में काम करेंगे और बंगाल के अंदर 200 प्लस सीटें लाकर हम विजयी होंगे। अब तक जो सर जिस अनुशासन की बात आप करते हैं सर, तो वो अनुशासन टिकट बंटवारे के दौरान क्यों नहीं आता? अपने धैर्य का परिचय आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं देते सर? सामयिक भट्टाचार्य आप ही की प्रवक्ता है, उनको पत्थर से मार दिया गया। किसमें? सामयिक भट्टाचार्य कोलकाता में जब टिकट बंटे उनको पत्थर लग गए। देखिए, जब कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ इस समय दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी आप शब्द कहें, जो टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं। दुर्भाग्य भी हो सकता है, आप मान रहे हैं। आपने बोला कुछ भी मैं चूज कर लूं, तो सर मैं दुर्भाग्य चूज करता हूं। चलिए आप दुर्भाग्य चूज कर लीजिए। आपने मौका दिया ना मुझे, तो सर आपके मन में ये चल रहा है टीएमसी के लोग आपके लिए दुर्भाग्य की वजह बन सकते हैं, इसका मतलब आप ये भी लेके चल रहे हैं साथ में। अरे आप न्यायाधीश हैं, आप अगर दुर्भाग्य चुनते हैं तो मैं उसको मान लेता हूं। आपने मुझे ऑप्शन दिया है सर, आपने मुझे ऑप्शन दिया है। लेकिन अब कार्यकर्ता तो टीएमसी से आए हैं, उनको अनुशासन सीखने में समय तो लगेगा ना। अच्छा, तो आप क्या डुबकी नहीं लगाई सर? आपके यहाँ तो डाकू रत्नाकर भी आके वाल्मीकि हो जाता है, ये क्यों नहीं हो पा रहे? ऐसा क्यों होता है सर? इसी देश के अंदर हुआ है, डाकू रत्नाकर ही वाल्मीकि हुआ है। आपके यहाँ आके हो जाता है ना सर? आपके यहाँ नहीं होता तो डाकू रत्नाकर होता है, लेकिन आपके यहाँ आ जाता है तो वाल्मीकि हो जाता है। संस्कृति में यही है। और डाकू हुए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो टीएमसी के लोग क्यों नहीं संभल रहे आपसे? हम करके दिखाएंगे। टीएमसी के लोग क्यों नहीं संभल रहे? आप कह रहे हैं कि ये जो उत्पाद मचाने वाले लोग हैं ये टीएमसी से आए हुए हैं। टीएमसी से आए हुए कार्यकर्ता, उनमें अनुशासन नहीं है। अनुशासन कोई एक दिन में सीखने की तो बात नहीं है सर। ये स्टेटमेंट भारी पड़ सकती है। किसको? आपको। क्यों? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी के लोग जो आपके यहाँ आ गए उन्हीं की वजह से पत्थरबाजी हो रही है, वो अनुशासनहीन है। सर ऐसे लोगों को क्यों नहीं लिया आपने? बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता पूरी तरह से 16 आना 24 कैरेट का है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन भारी मात्रा में सब टीएमसी के ही नहीं है, सीपीएम के सैकड़ों कार्यकर्ता आ रहे हैं। कांग्रेस टूट चुकी है। आईएसआई मत बोल दीजिएगा सर, मुश्किल हो जाएगी। क्या बोलने लगे? क्यों? आईएसआई से भी लोग आ रहे हैं सर। सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। आईएसआई से भी मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया, कई लोक लुभावन उसमें वायदे किए गए हैं, समाज के हर वर्ग का ख्याल रखने का दावा भी किया गया है। और अभी बीजेपी के पास उसके पिटारे में क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। सभी खास लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रेक से पहले डॉक्टर दयाशंकर सिंह डॉक्टर सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि असल में उनके वहां जो सरफुटोवल की स्थिति हो रही है उसकी वजह बाहर से आए लोग हैं। तो सर टीएमसी वहां भी जाके उत्पात मचा रही है क्या? देखिए, अब इनको डॉक्टर साहब को भी देख रहे हैं ना कि कितना हताशा में है, निराशा में है, कुछ शब्द गलत निकल जा रहे हैं। खैर उसको हम लोग केयर नहीं कर रहे हैं, होता है ऐसा। तो स्थिति ये हो गई है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले यशवंत सिन्हा जी ने पार्टी छोड़ा, इसके बाद सोवन चटर्जी, बैसाखी बनर्जी, तमाम जो लोग हैं, अभी तो ये इनके यहाँ शुरुआत हुई है। पूरा तो इनका पत्ता खुलने दीजिए ना, टिकट बटने दीजिए। अभी तो 1-2 फेज 3 फेज जब अगला जब फेज होगा तो और स्थिति भयानक होगी। और अगली स्थिति तो ये देखिए कि इनके पास, इन्होंने कहा कि सैकड़ों में है, अगर सैकड़ों में होते तो बताइए, अभी तक तो राजनीतिक का अनुभव ये रहा है कि लोग कहीं विधायक हो जाते हैं तो एमपी बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ बड़ा ही दयनीय स्थिति और ऐसा हास्यप्रद स्थिति देखने को मिल रही है कि कैबिनेट मिनिस्टर डालीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लाकेट चटर्जी लड़ रही हैं, 4 सांसद को मैदान में उतारा जा रहा है। क्या इनके यहाँ कैंडिडेटों की कमी नहीं है? वैसे भी टीएमसी में तो 27 टिकट काटे थे, कुछ लोगों को लिया है, और भी कुछ पार्टियों में टिकट कटे होंगे, उनको भी अपने यहाँ ले लेते हैं। और लिया तो उनके ऊपर आरोप तो नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने लिया वॉशिंग मशीन जो लेकर घूमते हैं, अब वो वॉशिंग मशीन लेने के बाद भी उनके ऊपर आरोप कर रहा है और लगा रहा है, तो ये बड़ा ही दयनीय स्थिति होने वाली। वो कार्यकर्ता यदि सुन रहे होंगे और देश की जनता सुन रही होगी कि ये वॉशिंग मशीन में जाने के बाद भी उनको
पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो पाए हैं। अच्छा, बड़ा ही डॉक्टर दयाशंकर आश्चर्य सिंह, है। असल में डॉक्टर सरकार के जो आरोप हैं कि आपके वहां से लोग आके उत्पात मचाते हैं, तो क्या उनका यही मिजाज है? क्योंकि उन्हीं के मिजाज से जुड़े एक आंकड़ा मेरे पास है सर। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2016 में 91 हिंसक घटनाएं हुई राजनीति से जुड़ी हुई, 250 लोग हिंसा में शिकार हुए। 2015 में राजनीतिक जो झड़प हुई उसकी 151 घटनाएं हुई और 184 लोग इसके शिकार हुए। सर, ये मिजाज आपका असल में ऐसा ही है ना, ट्रेंड यही दिखाता है और आंकड़े यही बताते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जहां आप जाते हैं उत्पात ही मचाते हैं। प्रदेश में जब थे तब उत्पात मचाया, बीजेपी में चले गए तब उत्पात मचाया। तो डॉक्टर सरकार की इस बात पे यकीन हम क्यों ना करें, उनको आंकड़े भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, किसी भी पूरे देश का या प्रदेश का आंकड़ा लिया जाए, 19-20 कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि चुनाव के समय लोगों में पार्टियां जो है उल्टी सीधी उत्तेजना देने वाली कुछ पार्टियां हैं। जैसे अब तो मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ सब, लेकिन बोलना पड़ेगा। जैसे हिंदू मुस्लिम कार्ड, क्या क्या दलित पिछड़ा, तो कुछ लोग जो होते हैं समझदार नहीं होते हैं, तो गलती कर बैठते हैं। तो ऐसी चीजें हैं और किसी पार्टी को तो खैर ऐसा नहीं करना सर, चाहिए। हिंदूज के नाम पे तो आप भी आजकल बहुत बदले बदले दिखाई दे रहे हैं ना। मंच पे ही चंडी का पाठ हो जा रहा है, ये तो आप भी कर रहे हैं। कोशिश तो हिंदू ध्रुवीकरण की आपकी भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चंडी पाठ नहीं किया, चंडी पाठ नहीं किया सर। नहीं, वही बता रहा हूँ। हाँ। चंडी पाठ, दुर्गा पाठ अति आवश्यक कब हो जाता है? जब देश में त्राहिमाम मचा हो, नौजवान सड़क पे हो, महिला सुरक्षित न हो, किसान घूम घूम कर अपने लिए न्याय मांगे। कल की घटना है, बैंक कर्मचारी जो संस्थान देश के बेचे जा रहे हैं। देश की स्थिति बहुत बुरी किस दिशा में जा रही है, बुरा अपने देश की स्थिति को नहीं कहा जा सकता, किस दिशा में देश जा रहा है, जिसको देखते हुए यदि दीदी ने चंडी पाठ और दुर्गा पाठ कर रही हैं, तो बहुत ही अच्छा है कि जिससे कम से कम पाप करने वाले लोगों का नाश हो जाए और देश अच्छी दिशा में जाए। और ये हम लोग चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पाप कर रहा है तो उसको न करे। तो ऐसा ही पाठ नंदीग्राम सीट के लिए भी होना चाहिए, मुझे लगता है वहां तो मुकाबला जोरों पे है। देखिए, नंदीग्राम क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है और काफी दीदी को लोग वहाँ मानने वाले हैं। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है, पहले वो टीएमसी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, लगभग 67% के करीब वोट पाए थे, और वो अब जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के अंतर्गत लड़ेंगे और दीदी वहाँ पे लड़ रही हैं। तो संभवतः 5% वोट हो सकता है कि मिले या वो भी न मिले, वो तो जनता के मिजाज के ऊपर होता है। और जनता तो लगभग हर जगह नकार चुकी है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 4 सांसदों को चुनाव लड़ना पड़ा है, कैबिनेट मिनिस्टर को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और इवन ना हो कि अगले चुनाव में माननीय पीएम महोदय, गृह मंत्री महोदय को भी लोग टिकट देकर कर देंगे थोड़ा सा भी। ठीक है, नंदीग्राम सीट का जिक्र यहाँ पे किया है तो डॉक्टर सरकार से भी पूछ रहे थे। डॉक्टर सरकार, आप नंदीग्राम को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पिछली बार तो 5.5% से भी कम वोट बीजेपी को मिले थे, इस बार क्या उम्मीद दिखाई देती है? देखिए, राजनीतिक जो परिस्थितियां होती हैं वो निरंतर बदलती रहती हैं। 5 साल पहले और आज, इस समय हुगली के अंदर बहुत पानी बह चुका है। अच्छा। और स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। इसलिए नंदीग्राम के अंदर ममता बनर्जी बुरी तरह से हार रही हैं। अगर वो नहीं हार रही होती तो उन्हें ये पैर टूटने का नाटक नहीं करना पड़ता। तो इस पर स्पष्ट है कि ममता बनर्जी वहां पर खुद की सीट नहीं बचा पा रही हैं और नंदीग्राम हम 100% जीत रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। ठीक है। और इससे आगे अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं ठीक है, इसी पे दीपक रस्तोगी जी से बात कर लेते हैं। दीपक रस्तोगी जी, असल में नंदीग्राम कितनी बड़ी साख का सवाल है सर, किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ममता बनर्जी के लिए या फिर शुभेंदु अधिकारी के लिए और उससे ज्यादा बीजेपी के लिए? देखिए, मैं आपको एक लाइन में कहूं तो एक नंदीग्राम की सीट भाजपा के लिए ज्यादा जरूरी है, बहुत बड़ा इंडिकेशन है। यहाँ 2-3 बात मैं कहना चाहूंगा। भाजपा, तृणमूल कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपना कैंडिडेचर घोषित करके नंदीग्राम के इर्द गिर्द भाजपा के नेताओं को समेट दिया है। आप इस चीज को गौर करें। शुभेंदु इनके एक
जब शुभेंदु छोड़ के आए थे तो शुभेंदु बड़े चेहरे हो गए थे अचानक, और ये कहा जाने लगा था कि 60-70 सीटों पर शुभेंदु प्रभावी होंगे। आज की तारीख में शुभेंदु अधिकारी पिछले कई दिनों से 2-3 सप्ताह हो गए वो नंदीग्राम से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। इस स्थिति को रणनीतिक तौर पर किसकी जीत मानी जाए? दूसरी बात यह है कि भाजपा के लोग हम ममता बनर्जी पर हमले करने में नंदीग्राम की बात ला रहे हैं, पूरे बंगाल में और किसी सीट की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ये किसको दिख रहा है? ये तो सीधे सीधे ये है कि ममता ने एक रणनीतिक कदम उठाया, उस रणनीतिक जाल में भाजपा फंसती हुई दिख रही है। मैं 2-1 बातें और कहना चाहूंगा नंदीग्राम सीट से इतर। हुगली में लॉकेट चटर्जी के कैंडिडेचर की घोषणा के बाद वहाँ जो हुगली के बड़े नेता थे, वो जिला सभापति या जिला महासचिव थे, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने, वो भाजपा के पुराने कैडर थे, वो किसी भी पार्टी से शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं दुखी होकर के राजनीतिक संन्यास ले रहा हूँ जी। उनके एक साथी रेलवे लाइन पर लेटने चले गए, वो भी भाजपा के ओरिजिनल कैडर थे, वो तो तृणमूल से नहीं आए थे। तृणमूल से जो गए थे बैसाखी बनर्जी और शोभन चटर्जी, बैसाखी बनर्जी और शोभन चटर्जी को लाया गया था कि भाई 2 सीटें बेला ईस्ट और वेस्ट वो बीजेपी जीत लेगी, लेकिन लास्ट आवर में उन्होंने इनको टिकट नहीं दिया कि भाई इससे छवि खराब होगी। अब टिकट नहीं देने से और ज्यादा किरकिरी हो रही है। दोनों टेलीविजन चैनल पर बैठ करके बैसाखी बनर्जी और शोभन चटर्जी स्थानीय टीवी चैनल पर बैठ के जिस तरह से आंसू बहा रहे हैं, उससे भाजपा की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। अब एक और आ जाइए विष्णुपुर सीट की बात, वहां से श्यामपद बनर्जी को जो एक्स मिनिस्टर थे उनको ये लोग ले आए थे, उनको टिकट नहीं दिया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगा दिया कि वो 3.5 करोड़ रुपया मांग रही थी, भाजपा के नेता मांग रहे थे, इसलिए हमको टिकट नहीं दिया जी। अब ये इस तरह का आरोप कि पैसे लेकर के टिकट देने का आरोप किसी भी पार्टी पर बंगाल में नहीं लगा। ये पहली दफा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर किसी ने आरोप लगा दिया कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है। तो इससे किरकिरी किसकी हो रही है मैदान में? ये इन सवालों से जूझना पड़ेगा भाजपा नेतृत्व को। एक और पुरुलिया और बांकुड़ा का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ अमित शाह की जनसभा के लिए प्रॉपर लोग नहीं, उसके वीडियो फुटेज सामने आए, प्रॉपर लोग नहीं पहुंचे, तो अमित शाह जी की ओर से कहा गया कि हेलीकॉप्टर की वजह से हम नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे 3-4 जनसभाएं थी और उसी रात को भाजपा के सारे टॉप लीडर्स को दिल्ली तलब किया गया और कहा गया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको जो है खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको चुनाव भी लड़ना पड़ेगा और लड़वाना भी पड़ेगा। ये हार्ड टास्क अगर भाजपा का सेंट्रल कमांड वहां के स्थानीय नेताओं पर थोप रहा है, दे रहा है और कह रहा है कि आपको लड़ना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा, लड़ाना पड़ेगा, तो ये स्ट्रेटेजिकली किसको बेनिफिट जा रहा है? ये गलती भाजपा नेतृत्व से कहाँ हुई? ठीक है, हम लोग पिछले कुछ महीने से हम लोग देख रहे थे कि भाजपा लगातार गेन कर रही है 2019 के चुनाव के बाद से, लेकिन अब जब चुनाव सामने सिर पर आगे खड़ा हुआ है, भाजपा की एक से एक रणनीतिक गलतियां जो सामने आ रही हैं, उससे तो पार्टी को की किरकिरी हो रही है और उससे जो फायदा मिल रहा है, फायदा ये कहा जा रहा है जरूर कि वाम मोर्चा और कांग्रेस अपना वोट वापस गेन कर रही है जो 2019 में उन्होंने खोया था, लेकिन उस वोट का एक बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस को भी मिल रहा है। ममता बनर्जी की पैर टूटने को लेकर के ये जो इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, सेंट्रल लीडर्स ने इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि आपको उनके निजी किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं करनी है, जो रणनीतिक मुद्दे हैं उसी पर बात करनी है। ठीक है सर, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं जो पार्टी के सामने दिखाई देती है, लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह, इन चुनौतियों के बीच असल में आपके लिए कितने बड़े चैलेंजेस हैं जो पार कर रहे हैं? बीजेपी और टीम से फाइट कर रही है और अब बीच में कुछ ना करके फायदा उठा ले जाएंगे, ये थोड़ा सा हजम नहीं होता है? नहीं, हम लोग ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं करके फायदा उठा ले जाएंगे। अभी जो संयुक्त मोर्चा है वो देखिए 5 मेन चीजें हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, हेल्थ केयर, उनके बेस पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, ना ही कम्युनल कर रहे हैं, ना ही कोई भेदभाव कर रहे हैं, ना ही किसी को लड़ा रहे हैं आपस में, ना ही किसी पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और ना ही एक गंदी तरह की राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासा सपूत तरीके से सीधी तरह से
एक इलेक्शन लड़ने वाला है और वही तो रेस में दिखाई भी तो नहीं दे रहे ना आप, इसीलिए तो मैं कह रहा था रेस में दिखाई भी नहीं दे रहे। दिखाई देखिए, क्योंकि जो बरसते हैं वो बरसते नहीं, अच्छा। और जो बरसते हैं वो बरसते नहीं। तो केवल काम पे डॉक्टर फवाद अली साहब है, सीपीआई के वरिष्ठ नेता, उन्हें 6 दफा प्लाज्मा डोनेशन करा है। बताइए, वो के जितने भी ये डायलिसिस हो रहे हैं वो 50 रुपए में कर रहे हैं, और बाबूगंज से इलेक्शन लड़ रहे हैं सीपीआई की तरफ से, और अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता ये काम जानती है, वो देख रही है और पूरी इज्जत भी करती है उनकी। और केवल वो ही नहीं है, जितने भी लेफ्ट के नेता है, जो भी संघता मोर्चा के नेता है, सब लोग, पूरी जनता उनके साथ में है। आप बीजेपी का देख लीजिए अभी, विद ऑल डी रिस्पेक्ट, अभी होम जो आप अच्छा, टफ फाइट किससे है मेजर मोहम्मद अली शाह? टफ फाइट किससे है, टीएमसी से या बीजेपी से? नहीं, टफ फाइट इनसे है ही नहीं, क्योंकि देखिए, अरे इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है आपको, ये तो बता दीजिए। देखिए सीताराम येचुरी साहब ने कहा था कि 1998 में जो टीएमसी है वो एनडीए के साथ में थी, ठीक है, इनकी अलायंस थी, और उनको बिल्कुल ताजुब नहीं होगा किसी को भी। डॉक्टर फवाद अली साहब ने भी ये ट्वीट किया था, अगर ममता बनर्जी खुद बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं तो उनको भी इसमें बिल्कुल ताजुब नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो सियासी समीकरण आप भविष्य के बताने लगे सर। ठीक है मेजर मोहम्मद अली शाह, समय इतना ही है मेरे पास लोकतंत्र में आज के लिए। तो बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ये बंगाल का घमासान है जो आने वाले दिनों में और रोचक होगा। चुनाव की नजदीकियों के साथ साथ ये घमासान और प्रगाढ़ होगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।